नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री मेजर 17 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं एक बात फिर से बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जी हाँ आपने सही सुना, जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो इसी वीडियो से आएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस एक बार वीडियो पूरे अच्छे ध्यान से देखना है। तो बिना समय को बर्बाद किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन की, जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के गठन, उद्देश्य, संगठनात्मक रचना की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली यूएनओ के बारे में बताना है। तो आइए उसका उत्तर देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अब ये जो मैं कुछ मार्क करने जा रहा हूँ, ये आपके 1 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है और इसका स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। ये आपका कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। बाकी आप समझ गए होंगे क्योंकि यूएनओ का स्थापना क्यों हुआ। शॉर्ट में अगर उसका आंसर बताऊँ तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए किसका स्थापना हुआ, यूएनओ का स्थापना हुआ विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। अब आइए इसके गठन की प्रक्रिया को समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारी जान और माल की हानि हुई थी। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता महसूस हुई। 1945 के दौरान सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का चैप्टर तैयार किया गया। 51 देशों मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग सभी स्वतंत्र देश सदस्य हैं। तो हुआ क्या, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें पूरे विश्व को भारी नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ, पूरे दुनिया को समझ में आया कि शांति और सुरक्षा बनानी कितनी ज़रूरी है। अब 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ जिसमें यूएनओ का कॉन्सेप्ट पहली बार दुनिया के नज़र में आया। शुरू में इसे 51 देशों ने मिलकर बनाया था, लेकिन आज के समय की बात करें तो सारे ही स्वतंत्र देश लगभग इसके सदस्य हैं। आइए मुख्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं। अब उद्देश्य इसके काफ़ी आसान है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दो देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्वक तरीके से हल करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, युद्ध और हिंसा को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है। अब आइए इसकी संगठनात्मक रचना की ओर देखते हैं, जिसमें पहला आता है महासभा। सबसे पहले क्या आता है, महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। इसमें सभी सदस्य देश प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक देश को एक मत देने का अधिकार होता है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करती है। तो सबसे पहले क्या आता है, महासभा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। अब ये जो है यूएन का हेड है, ये मुख्य अंग है, ये यूएनओ का मुख्य अंग है। साथ में इसमें सभी देश का प्रतिनिधित्व होता है और सब देश को कितना वोट देने का अधिकार है, 1 वोट देने का। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा किया जाता है। दूसरे अंग की बात करें तो आता है सुरक्षा परिषद। दूसरा आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति बनाए रखने का कार्य करता है। सुरक्षा परिषद क्या करता है, विश्व में शांति बनाए रखने का कार्य करता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। सभी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। अब तीसरे की बात कर ले तो आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको ECOSOC कहते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित कार्य करती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करती है। चौथे की बात करें तो आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। ये 1 अंक के लिए भी आ सकता है कि ICJ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड में। ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी पॉइंट हो जाता है। ये 2 देशों के बीच में विवाद का समाधान करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या काम होता है, 2 देशों के बीच में विवाद का समाधान करना। फिर आता है सचिवालय। फिर क्या आता है, सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। यह प्रमुख महासचिव होता है। यहाँ इसका प्रमुख कौन होता है, महासचिव। इसका प्रमुख कौन होता है, महासचिव। छठे की बात कर ले तो आता है
न्यास परिषद ये उपनिवेश क्षेत्र में देखरेख के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को स्वतंत्र बनाना है। अब बात करें इसकी महत्व की, तो हम सबको पता है कि इसका महत्व कितना होगा। सबसे पहले इससे विश्व में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मानव अधिकारों की भी रक्षा करता है, या गरीब और विकासशील देश की सहायता करता है, या शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में हम यूएनओ भी लिखते हैं, उसकी उपलब्धियाँ और विफलताओं का वर्णन करना है। हमें क्या करना है? उसकी उपलब्धियाँ और विफलताओं का वर्णन करना है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या क्या है। सबसे पहले है विश्व शांति बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई युद्ध को रोकने का प्रयास किया है। इसने शांति सेना भेजकर संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापित की। सबसे पहले तो क्या बात आ जाता है कि विश्व में शांति बनाए रखना। दूसरा पॉइंट की बात करें तो मानव अधिकार की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार की रक्षा के लिए भी कार्य करता है। 1948 में मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा जारी की गई थी। यह महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। वही बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट होगा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में योगदान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कई बीमारियों से लड़ने में सहायता की है। पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों को नियंत्रण में भी किया गया है। चौथा बात करें तो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य। यूनेस्को ने शिक्षा और संस्कृति के विकास में भी योगदान दिया है। यह ऐतिहासिक धरोहरों को भी रक्षा करता है। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ गरीब देशों को आर्थिक सहायता देता है या बेरोजगारी और गरीबी को कम करने का प्रयास करता है। अब आइए एक बार शॉर्ट में सारा बात समझ ले कि क्या क्या इसका उपलब्धि है। सबसे पहला है विश्व शांति बनाए रखना। सबसे पहला क्या है? विश्व शांति बनाए रखना। ये बहुत सारे युद्ध को रुकवा चुका है। फिर आता है मानव अधिकार की रक्षा। फिर क्या आता है? मानव अधिकार की रक्षा। ये मानव अधिकार की रक्षा करता है, साथ ही महिलाओं और बच्चों की अधिकारों की भी रक्षा करता है। फिर आता है स्वास्थ्य में योगदान। WHO जो कि विश्व संगठन है, वो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ में पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों में भी जीत पाने में इन्हीं ने मदद की है। शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कार्य। यूनेस्को जो है शिक्षा और संस्कृति में विकास में योगदान करता है या ऐतिहासिक धरोहरों को भी बचाने का काम करता है। पांचवी बात करूँ तो आर्थिक और सामाजिक विकास। ये बहुत सारे गरीब देशों को आर्थिक रूप से सहायता देता है, साथ में बेरोजगारी और गरीबी कम करने का भी प्रयास करता है। अगर इसकी विफलताओं की बात कर ले कि क्या क्या इसकी कमियां रही है, तो इसकी कमियों को देखते हैं। सबसे पहले युद्ध रुकवाने में असफल। जैसा हम आज के समय में भी देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है, जिसे यूएनओ रुका नहीं पाया है। तो यह इसकी एक असफलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कई युद्ध रुकवाने में असफल रहा है। वीटो शक्ति की समस्या। सुरक्षा परिषद में स्थिति सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाते। इससे संगठन की निष्पक्षता प्रभावित होती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 देश को वीटो मिला हुआ है, उससे क्या होता है? निष्पक्षता खत्म होता है। मीन्स ज़्यादातर डिसीजन उनके फेवर में जाता है, उनकी ओर ही झुकता है, जिसके कारण इसका क्या होता है? निष्पक्षता खत्म होता है। तीसरा बात करूँ तो आतंकवाद रोकने में कमजोरी। अब राष्ट्रीय सुरक्षा संघ पूरी तरह आतंकवाद को रोकने में सफल नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं कि आतंकवादी हमले होते हैं, इसमें मेन जिम्मेदारी इसका भी है, क्योंकि आज भी ये आतंकवाद रोकने में ना कमजोर ही साबित हो रहा है। बड़े देशों का प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ में शक्तिशाली देशों का अधिक प्रभाव होता है, छोटे देश की आवाज़ कई बार दबा दी जाती है। ये एकदम सही बात है कि बड़े देशों का यूएनओ में ना ज़्यादा प्रभाव है और छोटे देशों की आवाज़ आज भी दबाई जा रही है। महत्व तो मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में करवा दिया था कि शांति बनाए रखना, फिर मानव कल्याण के लिए बात करना, विश्व को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में देखना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि है शीत युद्ध क्या है, इसके कारण, स्वरूप और विश्व राजनीति पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक भी सब्सक्राइब मेरे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और मैं एक बात बता दूँ कि आप इसे 100% एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, और आप अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हाँ मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले और ये पक्का एग्ज़ाम में आएगा।
सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ समझ लेते हैं कि आखिर शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष था। यह संघर्ष विचारधारा, राजनीति और शक्ति के आधार पर था। इसमें हथियार की होड़ और प्रचंड युद्ध शामिल थे। अब देखिए शीत युद्ध था क्या। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संघर्ष था। किसके किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संघर्ष था। ये सोवियत संघ आज के ज़माने का रसिया हुआ। पुराने ज़माने में इसे सोवियत संघ बोला जाता था। अब यह संघर्ष विचारधारा का था, राजनीति का था, शक्ति के आधार पर था। इसके कारण की बात कर ले कि क्यों शीत युद्ध जो है प्रारंभ हो गया था। सबसे पहला आता है विचारधारा में अंतर। अमेरिका में पूंजीवाद का समर्थन था। अमेरिका में किसका समर्थन था? पूंजीवाद का। वहीं सोवियत संघ में समाजवाद का समर्थन था। अमेरिका में क्या था? पूंजीवाद, जबकि सोवियत में क्या था? समाजवाद। दोनों अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते थे। अगला आता है शक्ति की प्रतिस्थापना। दोनों देश विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। दोनों महाशक्ति बनने की होड़ में थे। एक तो शक्ति पाने का आकांक्षा कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, इसके लिए दोनों देश कैसे थे? दोनों देश काफ़ी शक्तिशाली थे और विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। महाशक्तिशाली बनने की होड़ में ये शीत युद्ध का भी प्रारंभ हो गया। फिर आता है परमाणु हथियारों की दौड़। अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियार बनाए। इससे दोनों देश के बीच भय और तनाव बढ़ा। अब क्या हुआ? दोनों देश ने परमाणु युद्ध बना लिए, हथियार बना लिए, जिससे दोनों देश के बीच भय और तनाव बढ़ गया। अविश्वास की भावना। दोनों देश के बीच आपसी विश्वास में कमी थी। दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अविश्वास की भावना थी। दोनों देश एक दूसरे को अपना शत्रु मानते थे। अब युद्ध का स्वरूपन बात करें तो यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। इसमें प्रचार युद्ध, मानसिक दबाव शामिल था। इसमें हथियार की होड़ बढ़ी। दोनों देश में सैन्य गुट बनाए। अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिस्थापना हुई। तो ये युद्ध जो है बेसिकली ज़्यादातर दिमाग से ही खेला जा रहा था। ये युद्ध में मानसिक दबाव बढ़ा था। हथियार की होड़ बढ़ी, मीन्स आधुनिकीकरण की ओर भागा गया। दोनों देश नए नए हथियार बनाना चाहते थे। दोनों ने सैन्य गुट बनाए और अंतरिक्ष और विज्ञान में काफ़ी प्रगति देखने को मिली। राजनीति पे प्रभाव बात कर लेते हैं कि शीत युद्ध का आखिर राजनीति पे क्या प्रभाव हुआ। तो विश्व दो गुट में बट गया। पूरा दुनिया कितने हिस्सों में बट गया था? दो हिस्सों में। एक अमेरिका का समर्थन और एक सोवियत का समर्थन। विश्व दो गुट में बट गया। एक गुट अमेरिका में नेतृत्व में था, दूसरा गुट सोवियत संघ के नियंत्रण में था। सैन्य गुट का निर्माण। अमेरिका ने नाटो की स्थापना की। सोवियत संघ ने वर्ष संधि बनाई। अमेरिका ने क्या बनाया? नाटो। और सोवियत क्या बनाया? वर्सो। सोवियत क्या बनाया? वर्सो। और अमेरिका क्या बनाया? नाटो। विश्व में तनाव भी बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ? विश्व में तनाव बढ़ा। हथियारों की दौड़। दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर हथियार बनाए। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ते गया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दोनों देशों ने परमाणु हथियार भी बना लिए थे। फिर आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। कई देशों ने गुट में शामिल होने से इनकार किया। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। अब कोई देश थे जो इन दोनों हिस्सों में से किसी को सपोर्ट ना करना चाहते थे, ना अमेरिका को ना सोवियत को। तो वहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत हुआ। विज्ञान और तकनीक का विकास। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत तेज़ी से विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी आई, नई तकनीकों का विकास हुआ। अब इसे हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 10 में काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि विज्ञान और अंतरिक्ष में क्या इसका प्रभाव पड़ा था। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमें नाटो और वर्सो संधि पर टिप्पणी करनी है और ये दोनों पे ना कमेंट करना है और दोनों का तुलना करना है। अब ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए नोट्स में दिख सकता है, जो आता है ना आपको कि इन दिए हुए बातों पर नोट लिखे उस पर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नाटो की। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1900 को हुई थी। अब ये 1 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। नाटो का उद्देश्य की बात कर ले, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। सदस्य देश को सुरक्षा का इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो नाटो को समर्थन देंगे, नाटो उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी लेगा। साम्राज्यवाद का विस्तार रोकना इसका उद्देश्य था। साम्राज्यवाद जो था उसका विस्तार रोकना इसका उद्देश्य था। सदस्य देश के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य था। नाटो
नाटो की विशेषताएं की बात कर ले तो इसका नेतृत्व कौन करता था? इसका नेतृत्व करता था अमेरिका, मीन्स इसका हेड कौन था? अमेरिका। इसमें पश्चिमी देश शामिल थे। इसमें कौन शामिल थे? पश्चिमी देश। किसी एक सदस्य पर भी हमला करना सभी पर हमला माना जाएगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिससे युद्ध का शुरुआत होता कि अगर आप इसके किसी भी देश पर हमला कर दोगे, सदस्य देश पे, तो नाटो क्या मानेगा कि सारे ही देश पे हमला किया गया था जितने इसके सदस्य हैं। अब बात करते हैं वार्सो पैक्ट की, जिसे वार्सो संधि कहा जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉर्स, जो कि पोलैंड में स्थित है। अब इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करता है सोवियत संघ। इसके उद्देश्य की बात कर ले तो नाटो को मुकाबला करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नाटो का मुकाबला करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। साम्यवादी देशों की सुरक्षा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य था। मीन्स जो नाटो का उद्देश्य था अमेरिका के पर्सपेक्टिव में, वही इसका वॉर्स का भी उद्देश्य था, लेकिन सोवियत के पर्सपेक्टिव से। वर्ष संधि की विशेषता मानी जाए, बताई जाए तो इसकी पूर्वी यूरोप में समाजवादी देशों के शामिल थे। इसका नियंत्रण सोवियत संघ के हाथ में था। यह शीत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण सैन्य संगठन था। नाटो और इसमें कंपेयर कर लेते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं। स्थापना नाटो 1949 में आई थी और ये 1955 में आया था। नेतृत्व नाटो में कौन नेतृत्व करता था? अमेरिका। वर्ष में कौन करता था? सोवियत संघ। विचारधारा नाटो थी पूंजीवाद और सोवियत संघ था साम्यवादी। सदस्य देश नाटो में कौन थे? पश्चिमी यूरोप और अमेरिका। वर्ष में था पूर्वी यूरोप और साम्यवादी देश। ध्यान रखेंगे, एक में पूर्वी है और एक में पश्चिमी यूरोप है। उद्देश्य नाटो को था साम्यवाद रोकना और वर्ष का था पूंजीवाद का प्रभाव रोकना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि आज जो हालात चल रहे हैं ना, उससे मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तेल राजनीति की अवधारणा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसमें हमें तेल राजनीति के बारे में बताना है। अब आज के समय में हम देख सकते हैं कि तेल राजनीति ना काफ़ी वो चर्चा वाला विषय बना हुआ है, तो आपको ये भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कंटेंट बनाने में मुझे बहुत एफर्ट लगता है और आपका एक भी सब्सक्राइबर मेरे किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता है। अब तेल राजनीति का अर्थ समझ लेते हैं। जब देश तेल के उत्पादन और व्यापार के माध्यम से राजनीति प्रभाव डालता है, उसे तेल राजनीति कहा जाता है। जब कोई भी देश तेल के उत्पादन और व्यापार के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव डालता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे तेल राजनीति कहा जाता है। तेल उत्पादक देश का उपयोग अपनी हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। तेल उत्पादक देश इसका उपयोग किस लिए करते हैं? अपनी हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। तेल के कारण देशों के बीच सहयोग और संघर्ष दोनों बना होता है। अब अभी जो युद्ध आप देख रहे हो अमेरिका और ईरान के बीच में, ये किसका युद्ध है? तेल का युद्ध है। मतलब तेल के कारण ही देशों में सहयोग बना हुआ रहता है और संघर्ष भी बना हुआ रहता है। तेल राजनीति के कारण की बात कर ले कि आखिर तेल राजनीति होता क्यों है। विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। तेल संसाधन कुछ ही देशों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विकसित देश तेल के लिए अन्य देश पर निर्भर होते हैं। अब तेल की राजनीति होती क्यों है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था किस पर टिका हुआ है? तेल पर टिका हुआ है। अब ये भी बात है कि मात्र कुछ ही देशों में तेल है अधिक मात्रा में, और जो विकसित देश है वो अन्य देशों पर निर्भर है तेल के लिए। अब आइए ओपेक की बात कर लें तो OPEC का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका उद्देश्य तेल उत्पादक देशों के हितों की रक्षा करना है। यह तेल की कीमतों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करता है। अब यहाँ तो सबसे ज़रूरी जो बना वो बना ओपेक का फुल फॉर्म। उसके बाद बना, इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। और यह तेल की कीमतों को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। कौन करता है? ओपेक। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आर्थिक प्रभाव। सबसे पहले क्या आता है? आर्थिक प्रभाव। तेल की कीमत बढ़ने से विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कई देशों में महंगाई बढ़ जाती है। जाहिर सा बात है, अगर तेल का कीमत बढ़ेगा तो विश्व में महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो तेल उत्पादक देशों में प्रभाव बढ़ जाता है। शक्तिशाली देश तेल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। अब जैसा हमने अभी देखा कि राजनीतिक प्रभाव क्या होता है, जो शक्तिशाली देश है वो तेल उत्पादक देशों पर अपना नियंत्रण यानी कंट्रोल अपना हासिल करना चाहता है। युद्ध और संघर्ष की बात कर ले तो तेल के कारण कई युद्ध हुए हैं। खाड़ी युद्ध इसका प्रमुख उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कर ले
कई देश ऊर्जा सुरक्षा के लिए सहयोग करते हैं। तेल व्यापार से देश के बीच संबंध भी मजबूत होता है। अब तेल राजनीति की लाभ को समझ लेते हैं। तेल उत्पादक देश की आय बढ़ती है। जो देश तेल बनाता है उसका क्या होता है, इनकम बढ़ता है, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है, रोजगार का भी अवसर बढ़ता है। अब इसकी हानियां की बात कर ले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तेल राजनीति का जो है वो कमी क्या है। तेल के कारण युद्ध और संघर्ष बढ़ते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है। तेल पर अधिक निर्भरता अधिक संकट पैदा कर सकती है। अब आइए बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, और 6 की बात कर लेते हैं, जो कि है नव उपनिवेशवाद क्या है, इसकी विशेषताएं और विकासशील देशों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पुराने समय में शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर प्रत्यक्ष शासन करते थे। अब पुराने समय का बात है कि जो शक्तिशाली देश होता था वो कमज़ोर देश पे सीधा आके शासन करता था। जैसे मैं बात करूं कि भारत पे कौन शासन किया था, ब्रिटेन किया था, अंग्रेज लोग, क्योंकि भारत एक कमज़ोर देश था और वो ब्रिटेन क्या था, शक्तिशाली देश था। आधुनिक समय में आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण को नए रूप में नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब नए समय में क्या होता है, वो लोग डायरेक्ट आके शासन नहीं करता, लेकिन उनका जो आर्थिक डिसीजन है और राजनीतिक डिसीजन है उसको वो लोग कंट्रोल करता है। इसमें प्रत्यक्ष शासन नहीं होती, लेकिन प्रभाव बना रहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आके कोई दूसरे देश पे राज नहीं करता, लेकिन उसका प्रभाव बना ही रहता है उस पर। अब नव उपनिवेशवाद का अर्थ समझ लेते हैं। जब विकसित देश आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक माध्यम से विकासशील देश में नियंत्रण करते हैं, उसे नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली देश अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। अब इसकी विशेषताएं की बात कर ले कि मेनली इसमें होता क्या है। सबसे पहले आता है आर्थिक नियंत्रण। विकसित देश गरीब देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित सेल में अपना नियंत्रण स्थापित करती है। फिर आता है राजनीतिक प्रभाव। शक्तिशाली देश कमज़ोर देश में नीतियों में प्रभाव डालते हैं। कई बार विदेशी सहायता से बदले दबाव डाला जाता है। अब इसका मैं आपको सटीक एग्जांपल दूं, बांग्लादेश। अब देखें आप, बांग्लादेश को कंट्रोल कोई और कर रहा है, मीन्स कोई और देश बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा है। जो वो देश बोलता है वही बांग्लादेश करता है। सांस्कृतिक प्रभाव की बात कर ले तो विकसित देश की भाषा और संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। स्थानीय संस्कृति कमज़ोर होने लगती है। अब स्थानीय संस्कृति क्या होती, कमज़ोर होने लगती। फिर आता है तकनीकी निर्भरता। जाहिर सा बात है कि जो विकासशील देश है वो तकनीक के लिए किस पे निर्भर हो जाएगा, विकसित देश पे होगा। इसमें आत्मनिर्भरता की कमी हो जाती है। इसका प्रभाव की बात करें तो वही सब प्रभाव आएगा कि आर्थिक प्रभाव, गरीब देश पर विदेशी कर्जा बढ़ जाता है, जैसे पाकिस्तान पे अमेरिका का हो रहा है। राजनीतिक प्रभाव, अब इसका इस देश का राजनीति, जो विकसित देश है वो किसका राजनीति करने लगता है, विकासशील देश का राजनीति को वो लोग इन्फ्लुएंस करने लगता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता क्या हो जाती है, कम। विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। फिर आता है सामाजिक प्रभाव। अमीर और गरीब के बीच की असमानता क्या होती है, बढ़ती है। नव उपनिवेशवाद की लाभ की बात करें तो जो विकासशील देश है उसको कई नई तकनीक प्राप्त हो जाता है। विदेशी निवेश से उद्योग में भी विकास होता है, लेकिन ये सब बस दिखावे की बात है। पता है ना, दूर के ढोल सुहान, मीन्स जब ऐसा होगा तो कोई विकास नहीं आएगा, इससे देश में नुकसान ही होगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि होने वाला है दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति तथा नस्ल भेद समाप्त करने में नेल्सन मंडेला की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब हम सबको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में ना रंग में बड़ा भेदभाव होता था, काले और गोरे में। इसमें नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था इसको ख़त्म करने में। उसी बात की हमें चर्चा करनी है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है कि 93% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रंग भेद नीति लागू थी। इस नीति में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था। नेल्सन मंडेला ने इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। तो होता क्या था कि दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसमें श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में ना काफ़ी भेदभाव था, मीन्स काले और गोरे के बीच में काफ़ी भेदभाव था, काफ़ी अन्याय किया जाता था। और इसे ख़त्म किसने किया था, नेल्सन मंडेला ने।
अब रंग भेद नीति का अर्थ अपार्थाइड आखिर है क्या? तो रंग भेद का अर्थ होता है जाति और रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत सरकार ने अश्वेत लोगों पर अनेक प्रतिबंध लगाए थे, अश्वेत लोगों को समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। अब होता क्या है, दक्षिण अफ्रीका जो है, सबसे पहले रंग भेद क्या है? रंग के आधार पर भेदभाव करना। अब दक्षिण अफ्रीका में गोरे सरकार मीन श्वेत सरकार जो था वो अश्वेत लोगों पे काफ़ी प्रतिबंध लगाया था और उनको समान अधिकार नहीं मिलता था। इसकी विशेषताएं बात कर ले, विशेषताएं यहाँ पे नहीं होगा एग्जैक्ट वर्ड, इसका वो बात कर ले कि आखिर इसमें होता क्या था। सबसे पहले आता है सामाजिक भेदभाव। श्वेत और अश्वेत लोगों को रहने के क्षेत्र अलग थे, मीन्स जो काला है वो अलग जगह रहेगा, जो गोरा है वो अलग जगह रहेगा। स्कूल, अस्पताल और सामाजिक स्थान भी अलग अलग थे। राजनीतिक भेदभाव, अश्वेत लोगों को मतदान देने का अधिकार नहीं था, जो काले हैं उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। सरकार में केवल श्वेत लोग आ सकते थे और उनका ही नियंत्रण रहेगा। आर्थिक भेदभाव की बात कर ले तो अश्वेत लोगों को क्या दिया जाता था? कम वेतन दिया जाता था, उन्हें अच्छे रोजगार का भी अवसर नहीं मिलता था। अब नेल्सन मंडेला की भूमिका की बात कर ले। रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति का विरोध किया। उन्होंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन चलाया। अब जो सबसे पहले रंग भेद का विरोध करने आए थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। जेल का जीवन। मंडेला को सरकार ने गिरफ्तार किया। उन्होंने लगभग 27 वर्ष जेल में बिताए। जेल में रहने के बाद भी उन्होंने संघर्ष क्या रखा? जारी रखा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करोगे तो सरकार आपको क्या करेगी? गिरफ्तार करेगी, जिसके कारण नेल्सन मंडेला ने 27 वर्ष जेल में बिताए। उसके बाद भी उन्होंने इस संघर्ष को नहीं छोड़ा, संघर्ष जारी रहा। शांति और समानता का संदेश। मंडेला ने हिंसा के स्थान पर शांति का मार्ग अपनाया। अब मंडेला जो है वो आंदोलन करते थे, उसमें हिंसा का यूज़ नहीं करते थे, शांति का मार्ग अपनाते थे। अब आइए देखते हैं कि रंग भेद का अंत आखिर हुआ कैसे। तो 1990 में मंडेला को जेल से रिहा किया गया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनके प्रयास से रंग भेद नीति समाप्त हुई। अब 1990 में क्या हुआ? नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। 94 में फिर वहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जिसमें नेल्सन मंडेला पहली बार देश के अश्वेत राष्ट्रपति बने और उन्होंने रंग भेद नीति को समाप्त किया। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था? तो ये बना था नेल्सन मंडेला। अब रंग भेद की नीति जो है उसका प्रभाव का बात कर लेते हैं कि क्या आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो समाज में असमानता और अन्याय बढ़ी। हम सबको पता है कि काले लोगों के साथ काफ़ी असमानता हो रहा था और काफ़ी अन्याय हो रहा था। अश्वेत लोगों का जीवन क्या हो गया था? बहुत कठिन हो गया था। विश्व के कई देशों ने इस नीति का विरोध किया। अब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें हमें बताना है नारीवाद आंदोलन एवं महिलाओं के अधिकारों में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि नारीवादी आंदोलन और महिलाओं के अधिकारों में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि नारीवादी आंदोलन का अर्थ क्या है। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना था। अब सबसे पहले समझते हैं कि नारीवादी आंदोलन आखिर है क्या। तो इसका मतलब है उन आंदोलन से जो कि नारी को समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। इसके उद्देश्य की बात कर ले तो महिलाओं को समान अधिकार दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देना इसका मुख्य उद्देश्य था। महिलाओं को समान और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहले क्या है? महिलाओं को समान अधिकार देना, फिर शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देना, उसके बाद महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अब आते हैं नारीवादी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र। सबसे पहला जो प्रमुख क्षेत्र आता है वो है शिक्षा का अधिकार। महिलाओं को भी शिक्षा पर जोर दिया गया। लड़कियों को विद्यालय और विश्वविद्यालय का अवसर मिलने लगे। फिर आता है रोजगार का अधिकार। महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में भी समान अवसर मिले। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की गई। अब ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है। हमें पता है कि नारियों को कम वेतन दिया जाता था, वो भी इस आंदोलन के तहत ख़त्म करने की मांग की गई। अब क्या चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। राजनीतिक अधिकार। महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। राजनीति महिलाओं में भागीदारी बढ़ी, मीन्स राजनीति में क्या हुआ? महिला ज़्यादा संख्या में आने लगे। फिर आता है सामाजिक सुधार। बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियों का विरोध किया गया। महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्र पर बल दिया गया। अब नारीवादी आंदोलन का योगदान देख लेते हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ।
जाहिर सा बात है, अगर उन्हें समान अवसर दिया जाएगा और ज़्यादा अवसर दिया जाएगा तो उनका क्या होगा, सामाजिक स्थिति सुधरेगा। शिक्षा और रोजगार में अवसर बढ़े, महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त हुए, समाज में लैंगिक समानता की भावना विकसित हुई। अब ये लैंगिक समानता क्या है, जो इक्वालिटी होता है पुरुष और महिला के बीच में, उसे लैंगिक समानता कहते हैं। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि समकालीन विश्व में सामाजिक और तकनीकी विकास का वर्णन कीजिए। समकालीन विश्व में सामाजिक और तकनीकी विकास का वर्णन कीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले सामाजिक विकास की। तो समकालीन विश्व में जो हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हुआ शिक्षा का विकास। शिक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति हुई, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकास हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी विकास आया, कई नई दवाइयों और मशीनों का निर्माण हुआ, कई बीमारियों का इलाज संभव हो गया जो कि पहले नहीं हो पाता था। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले, समाज में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। मानव अधिकार का विकास, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, समानता और स्वतंत्रता का महत्व दिया गया। तो ये थे कुछ सामाजिक सुधार, जिसमें शिक्षा का विकास मीन्स शिक्षा की तेज़ी से प्रगति हुई, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन एजुकेशन जैसा टर्म आया। फिर स्वास्थ्य में विकास, नई दवाइयाँ और नई मशीनें बनाई गई, महिलाओं की स्थिति सुधरी क्योंकि उन्हें रोजगार का अवसर मिला और शिक्षा का अवसर मिला। फिर मानव अधिकारों का विकास, मानव अधिकारों के प्रति क्या हुई, जागरूकता बढ़ी, जिससे समानता और स्वतंत्रता इवेंचुअली बढ़ गई। तकनीकी विकास की बात करें तो सबसे पहला आता है कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट कार्य करने की गति बढ़ी गई। फिर आता है संचार क्रांति, मोबाइल और सोशल मीडिया का विकास हुआ। पर्यावरण का विकास, तेज गति से चलने वाले वाहन विकसित हुए, यात्रा अधिक आसान और सुरक्षित हुई। अंतरिक्ष विज्ञान का भी विकास हुआ, अंतरिक्ष आधुनिक अनुसंधान में प्रगति हुई, कई देशों ने उपग्रह और अंतरिक्ष यान भेजे हैं। अब तकनीकी विकास की बात करें तो सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट। उसके बाद है संचार क्रांति, जो हम लोग के हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसे संचार क्रांति कहा जाता है। परिवहन का विकास हुआ, मीन्स तेज चलने वाली गाड़ियाँ आई, जिससे क्या हुई, यात्रा अधिक आसान हुई और सुरक्षित हुई। अंतरिक्ष विज्ञान का भी विकास हुआ। अब हम सबको पता है कि कई देशों ने सैटेलाइट अंतरिक्ष तक भेज रखे हैं, कई देश तो अंतरिक्ष तक इंसानों को भी भेज रखा है। अब ये जो हुआ था, ये हुआ था इसी दौरान हुआ था तकनीकी विकास। सामाजिक और तकनीकी विकास की लाभ की बात कर ले तो जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जीवन स्तर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हुई है। विश्व में देशों के बीच संपर्क बढ़ा है। अब यहाँ आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं, जो कि है समकालीन विश्व में अंतरिक्ष अवशेषण, संचार क्रांति एवं नाभिकीय राजनीति का व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। अब ये शॉर्ट नोट में आपको कैसे मिलेगा, ये मैं 3 क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ। ये देखिए, एक तो अंतरिक्ष वाला टॉपिक, फिर संचार क्रांति और फिर है नाभिकीय राजनीति, मीन्स परमाणु बम जो बना है ना, उसके बारे में। अब शॉर्ट नोट में आपको कोई डॉट टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको लिखना होगा। अब ये भी आपको शॉर्ट नोट में लगभग समझिए कि पक्का आने वाला है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतरिक्ष अवशेषण यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन का अर्थ। अंतरिक्ष की खोज और अध्ययन को अंतरिक्ष अवशेषण कहा जाता है। इसमें उपग्रह, रॉकेट और अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता है। अब अंतरिक्ष विकास अवशेषण का विकास का बात कर ले तो अमेरिका और सोवियत संघ ने अंतरिक्ष अनुसंधान का शुरुआत किया था। चंद्रमा पर मानव भेजा गया। भारत में इसरो के माध्यम से प्रगति की गई है। अब हम सबको पता है ये उस समय का बात है, और सबसे पहले चांद पे कदम किस देश ने रखा, अमेरिका ने रखा। चंद्रमा पे मानव भेजा गया, उसके बाद दोनों देशों के बीच तकनीक की होड़ मच गई। अमेरिका और सोवियत संघ ने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया। आज भारत में इसका अहम योगदान कौन दे रहा है, इसरो। अंतरिक्ष अन्वेषण का महत्व कि इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले मौसम की जानकारी प्राप्त होती है, संचार की व्यवस्था भी मजबूत हुई। फिर आता है संचार क्रांति। संचार क्रांति का अर्थ क्या है, संचार के साधनों में तेज़ी से विकास को संचार क्रांति कहा जाता है। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। संचार क्रांति के प्रभाव की बात कर ले तो सूचना का आदान प्रदान काफ़ी तेज हुआ और आसान हुआ। विश्व के लोग एक दूसरे के निकट आए। शिक्षा और व्यापार का भी क्या हुआ, विकास हुआ। नाभिकीय राजनीति जो कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स होता है, उसका अर्थ क्या है, परमाणु शक्ति और हथियारों से संबंधित राजनीति को नाभिकीय राजनीति कहा जाता है। शक्तिशाली देश परमाणु हथियारों का उपयोग करके अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है।
परमाणु शक्ति और हथियार से संबंधित राजनीति को क्या कहा जाता है? नाभिकीय राजनीति। अब जो शक्तिशाली देश है परमाणु हथियार का उपयोग करके अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका प्रभाव विश्व में भय और तनाव बढ़ाया है। परमाणु युद्ध का खतरा भी बना हुआ है। कई देश ने परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग भी किया है। लाभ की बात करें, मीन्स ये सब का लाभ अगर मैं बात करूं मिला के, तो संचार और विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुए। अंतरिक्ष अनुशासन ने कई नई जानकारी प्राप्त हुई। परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी संभव हुआ है। हानियाँ की बात करें तो परमाणु हथियार जो है वो मानव के लिए खतरा है। तकनीक का उपयोग से अपराध भी बढ़ा है और अंतरिक्ष और परमाणु परीक्षण में पर्यावरण प्रभावित होता है। अब यहाँ पे ये वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ द लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।